नमस्कार आप सभी को डे एंड नाइट क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, यानी दो चर रहेगा। चर मतलब आपको पहले ही बोलते हैं वेरिएबल होता है, यानी वेरिएबल रैखिक समीकरण जिसका घात सिंगल हो और इक्वेशन यानी समीकरण के रूप में दिया होगा, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो एनीथिंग। इसमें हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब दो जोड़ा, यानी जोड़ा को ही बोलते हैं पेयर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो आइए देखते हैं। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यह हमारा एक समीकरण हो गया दो चर वाले। इसमें दो चर क्या है, एक x और दूसरा y, यही तो दो चर है। और a b एंड c क्या है, ये रियल नंबर है। ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। ए बी एंड सी क्या है, रियल नंबर। यहाँ पे लिख लेंगे वेयर ए बी सी इज ए रियल नंबर। ए बी सी इज ए रियल नंबर बोलेंगे, वास्तविक संख्या है। तो देखिए ये हमारा कितना समीकरण है, एक समीकरण हुआ। इसी तरह दो समीकरण, अगर कोई भी आरेख खींचने के लिए कितने समीकरण चाहिए, एक ही समीकरण चाहिए। एक समीकरण से हम बहुत सारा आरेख खींच सकते हैं। यानी जब समीकरण को सोल्यूशन करेंगे तो एक्स एंड वाई वैल्यू निकलेगा, और उस एक्स एंड वाई से क्या निकाल सकते हैं, उसका अगर कोई रेखा खींचना है तो हमको कितने पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। अगर ग्राफ में अगर कोई भी रेखा खींचना है तो कितने पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। यानी एक्स और वाई का वैल्यू कितना चाहिए, दो दो चाहिए। एक्स एक्स का वैल्यू एक और वाई का वैल्यू एक, यानी एक पॉइंट। और फिर एक्स का वैल्यू एक और वाई का वैल्यू एक, यानी दो पॉइंट। दो पॉइंट मिलेगा तो हम लोग ग्राफ में रेखा सरल रेखा इजी से खींच सकते हैं। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए समझते हैं। आपका हम इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन वन मान लेंगे, और दूसरा में क्या ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये समीकरण हमारा दो हो सकता है। तो देखिए इसमें समझेंगे, ये तो आप लोग को पता होगा, एक्स वाई समझ गए, चर है, ये है अचर। अब जब क्वेश्चन पे आते हैं, मान लेते हैं इस उदाहरण के तौर पे 2x माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। यानी रैखिक का मतलब क्या है, इसका घात जिसका एक हो, इसका घात कितना है, वन हो, इसका घात कितना है, वन है, इसका घात कितना है, वन है, सभी का घात कितना है, वन है, तभी तो ये रैखिक है। अगर दो घात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन हम लोग को इसमें पढ़ना है, यानी सिर्फ लीनियर के बारे में पढ़ना है, रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसका घात क्या होगा, वन ही होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। इसका मेन चीज है कि आप लोग को बेसिक इसका व्यापक रूप याद रखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का इसमें मेन इंपोर्टेंट है व्यापक रूप जानना। अगर व्यापक रूप जानेंगे तभी इस समीकरण को हल कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। तो इसका व्यापक रूप होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए और बी क्या हो, चाहे ए एंड बी क्या हो, जीरो नहीं हो। अगर जीरो होगा तो क्या होगा, सभी को जीरो कर देगा, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जीरो में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो इसमें कितना बच जाएगा, यानी सिर्फ एक ही चर बचेगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ए एंड बी क्या हो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या कुछ भी एग्जाम्पल अपने मर्जी से ले सकते हैं।
जैसे मान लेते हैं 2x - 3y, 2x - 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है, एक समीकरण है। अब देखिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए ए कितना है 2, बी कितना है -3, सी कितना है +5। बस यही है, ए एंड बी सी बताना है। तो आप लोग समझ गए, देख लिए कि कैसे जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होता है। 2x - 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो चर भी है, एक्स एंड वाई। एक्स एक चर और वाई के एक चर, दूसरे दो चर हो गया, और इसका पावर, दोनों का पावर कितना है 1 है, इसलिए क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। समीकरण के रूप में दिया हुआ है तो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो आगे चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समझ गए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। यानी जब जिसमें क्या हो, एक्स और वाई दोनों हो, तो क्या आ जाएगा, एक चर, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। और सिर्फ एक्स ही रहेगा तो क्या होगा, एक चर वाला हो जाएगा। उसी तरह है, आगे एक टॉपिक है, दो चरों में रैखिक समीकरणों का निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चरों में या दो से अधिक रैखिक समीकरणों को साथ लेने पर बना निकाय रैखिक समीकरण का निकाय कहलाता है। यानी कि दो समीकरण, इक्वेशन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, लेकिन उसमें कितना समीकरण होगा, दो समीकरण होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। तो चलिए अब सीधा देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल। यानी समीकरण तो हमारा यही है, या इसको कहिए और इसको कहिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण यही है ना। अब इसी का हम हल जानते हैं, किस तरह हम हल करेंगे। मान लें कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ए बी सी वास्तविक संख्या है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, वेयर ए बी सी इज ए रियल नंबर। ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हम बोले ना कि अगर ए बराबर 0 हो जाएगा तो एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना चर बचेगा, एक ही चर बचेगा, फिर तो ये दो चर वाला तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये सिंगल चर वाला हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे याद रखेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ए 0 ना हो और बी 0 ना हो, ए सी 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस तरह का समीकरण है, तब एक्स और वाई के मानों का एक युग्म है, जो यानी युग्म मतलब जोड़ा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, इसका हल कहलाता है। यानी जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका क्या होगा, एक, हमने एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे सबको कैलकुलेशन करने के बाद में वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक हल कहलाएगा। यानी कि उसको हम ग्राफ में, जब इस इक्वेशन को सर्टिफाई करेगा या संतुष्ट करेगा, तब जाके हम वहां पे ग्राफ में हम एक बिंदु खींच सकते हैं आसानी से। उदाहरण के लिए अगर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, मान लेते हैं जैसे 2x प्लस 3y - 12, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे x और y का कोई भी मान लीजिएगा। अगर x और y का कोई भी अगर मान लेते हैं, अगर वह 0 के बराबर कर देता है तो क्या आ जाएगा, ये हमारा जो भी x और y का पॉइंट लिए हैं वो, यानी इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, तो ग्राफ पे हम वह पॉइंट को
आसानी से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे कितना रखा जाए कि यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। अगर मान लेते एक्स बराबर 1 रखेंगे, वाई बराबर 1 रखेंगे, तो क्या होगा, 3 to 5 हो जाएगा। 3 to 5 - 12 यानी जीरो के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम 1 2 नहीं रख सकते हैं। एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1 नहीं रख सकते हैं। हम इस तरह देखेंगे कि यहाँ पे कितना लिखे कि दोनों को जोड़ने और घटाने के बाद में हमारा किसके बराबर हो जाए, यानी जीरो के बराबर हो जाए। जब जीरो के बराबर हो जाएगा तभी ना हम जाके बोलेंगे कि हाँ यह जो पॉइंट एक्स और वाई जो दिया हुआ है इस इक्वेशन को संतुष्ट किया है, इंग्लिश में जो बोलते हैं कि सर्टिफाइड किया है, तब जाके वो पॉइंट क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए एक हल होगा। तो आप लोग सोचिए कि यहाँ पे हम एक्स बराबर क्या रख सकते हैं और वाई बराबर क्या रखे कि हो गए 12 घटाने के बाद में क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस 3y माइनस 12 = 0 दिया है। तो बस यही दो चर है ना, ये दो चर का मान रखना है, कितना रखेंगे कि क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन को जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 और 6 10 होगा, फिर भी नहीं होगा। एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 2 भी रखेंगे तो नहीं होगा। एक्स बराबर 3 रखेंगे, एक्स बराबर 3 रखेंगे, एक्स बराबर 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और वाई बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 = 9, यानी 9 से 15 में से 12 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 बचेगा। फिर एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 3 भी नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे हम अपने हिसाब से लॉजिक सोचेंगे कि कितना रखे, है ना, ताकि ये इक्वेशन को सर्टिफाई कर दे, वही हमारा एक्स एंड वाई क्या आ जाएगा। तो मान लेते चलो एक्स बराबर हम क्या रखें, एक्स बराबर 3 रखेंगे और वाई बराबर क्या रखेंगे, वाई बराबर यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी वाई बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर वाई बराबर 2 रखेंगे 3 × 2 = 6 और यहाँ पे भी 3 रखेंगे 3 × 2 = 6, यानी 6 6 12 - 12 = 0। तो एक्स बराबर 3 एंड वाई बराबर 2 हमारा इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और तब जाके हम इसको ग्राफ में, है ना, एक पॉइंट आसानी से खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि ग्राफ जब भी हम खींचते हैं तो उसमें हमको एक्स एंड वाई का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। एक्स और बिना एक्स और वाई के हम ग्राफ में कोई भी पॉइंट नहीं खींच सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं रिपीट करूंगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2, अगर इसको सर्टिफाई किया तो इसका ये हल होगा, और नहीं सर्टिफाई किया तो नहीं हल होगा, सीधी सी बात। अगर इस इक्वेशन को अगर ये संतुष्ट किया तो इसका हल है, और नहीं किया, जैसे मान लेते हैं हम क्या रख रहे थे, एक्स बराबर 1 रख रहे थे, वाई बराबर 1 रख रहे थे, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2, ये सारा क्या कर रहा था, इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल नहीं ला रहा था। तो नहीं ला रहा था तो इसका हल नहीं होगा, ये ला दिया तो इसका हल कहलाएगा। बस समझ में आया ना। तो बस हम आगे चलते हैं। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें हमको क्या पढ़े हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल देखें। अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे होता है, वो देखेंगे। तो जैसे युग्म का है ना, तो वहां पे कितना इक्वेशन होगा, यानी दो इक्वेशन होगा हमेशा। युग्म मतलब जोड़ा, यानी ए ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका हम दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण था, यहाँ से समझेंगे आसानी से। अब इसमें हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पे सिर्फ ऐड हो जाएगा युग्म। युग्म मतलब पेयर, यानी जोड़ा में। जैसे दिया हुआ ऑलरेडी
एक्स प्लस बी वाई। अब देखिए इसको ए टू माने तो ये ऑलरेडी ए वन है ना भाई। अब ऐसा नहीं कि यहाँ ए वन लिखना होगा, बी वन लिखना होगा, सी वन। चलो लिख ही देता हूँ आप लोग को कंफ्यूजन के चलते, बी वन सी वन, कोई दिक्कत नहीं। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, समीकरण एक है। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, समीकरण दो है। अभी क्या है, एक्स और वाई में रैखिक समीकरणों का एक युग्म है, यानी दोनों क्या है, एक्स और वाई में क्या है, दोनों दो चर वाला एक समीकरण भी है और पेयर में है, तो ये जोड़ा हो गया। अब इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई के मानों का एक युग्म जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, क्या कहलाएगा, दोनों समीकरण का युग्म कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फोर, सॉरी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक समीकरण होगा। उसी तरह दूसरा हमारा क्या आ सकता है, एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये दो समीकरण हो गए। एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए वन क्या है, एक है, बी वन क्या है, एक है, सी वन कितना है, चार है, और दूसरा में ए टू कितना है, वन है, बी टू कितना है, वन है, और सी टू कितना है, माइनस टू है। जब भी हम सी बोलेंगे ना, तो यहाँ पे सी प्लस में दिया हुआ है, जब सी पूछेंगे कितना है, तो क्या होगा, ऑलरेडी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलेंगे, यानी माइनस चार या माइनस दो बोलेंगे। ऐसा ना कि सिर्फ बोल दीजिएगा कि सी बराबर चार है, तब भी वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में गलत हो जाएगा, और हमारा जब आंसर चेक करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीजें ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, अब दोनों समीकरण को हल करेंगे तो क्या होगा, हमारे एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, और एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, या एक्स और वाई का कुछ एक ऐसा खास वैल्यू होगा जिसको रखने पर ये समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करेगा, यही समीकरण का क्या होगा, हल होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे इस पे एग्जाम्पल मान लीजिए, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा एक टॉपिक है संगत रैखिक समीकरण युग्म। देखिए संगत का मतलब क्या है, यानी कोई ना कोई ग्राफ पे पॉइंट है, यानी वो एग्जिस्ट करता है। इसको मैं मिटा दूं थोड़ा देर के लिए, चलिए मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। जिस रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो, वह समीकरण युग्म क्या कहलाता है, संगत कहलाता है, यानी कंसिस्टेंट कहलाता है। जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, यानी उसके द्वारा निरूपित रेखाओं के आलेख में एक भी बिंदु भैनिष्ट न हो, तो वह समीकरण युग्म क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसमें कहा कोई, जैसे क्या है, ये हमारा आलेख है, ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, इसको हम एक्स डैश मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ये वाई है, और ये क्या है, वाई डैश, और यहाँ पे जीरो है, यही होता है ग्राफ में। तो इसमें जैसे कहा कि जिस रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो, यानी एक हल हो, यानी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलता हो, तो यह समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, यह संगत कहलाता है। जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, उसके यानी उसके द्वारा निरूपित रेखाओं के आलेख में, यानी ग्राफ में एक भी बिंदु घनिष्ठ न हो, यानी कॉमन ना हो, यानी अगर मान लेते हैं यहाँ काट रहा है, और दूसरा यहाँ काट रहा है,
तो उभयनिष्ठ क्या होगा? उभयनिष्ठ यही बिंदु हुआ, एक उभयनिष्ठ हुआ ना भाई, इसी को कॉमन बोलते हैं ना, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसी को कॉमन बोलते हैं, यानी उभयनिष्ठ। जो दोनों में नहीं हो यानी कॉमन नहीं है। ये सब चीज बेसिक है, आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे या समझ रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी समीकरण है, x प्लस वाई इक्वल टू टू, ये समीकरण दिया हुआ है, और x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक संगत रैखिक समीकरण युग्म है, जहां x बराबर 1 y बराबर 1 रैखिक समीकरणों का एक हल है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक समीकरण बोला x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा क्या बोला, x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही बोला। अब देखिए दो इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो हम इसको इक्वेशन को भी सोल्यूशन करके हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे, कैंसिल होगा, यहाँ पे 2x होगा इज इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई, यहाँ में डिवाइड होगा तो क्या इतना हो जाएगा 1 होगा। इस तरह से हम इक्वेशन को सोल्यूशन करके भी क्या है x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, और y का 1 इसी यहाँ पे रखेंगे 1, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी y बराबर भी क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन को सोल्व करना हम बाद आगे जानेंगे, थोड़ा सा पहले हम बेसिक चीजों पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे x बराबर 1 y बराबर 1 रैखिक समीकरण का एक हल है। अब उसी तरह x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 दिया हुआ है। एक असंगत रैखिक समीकरण युग्म है, जहाँ x और y के कोई मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट नहीं करेगा। जब पहले ही बताया गया है कि जब संतुष्ट नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, मेरा एक टॉपिक है रैखिक समीकरण एवं का आलेखीय हल, यानी ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक समीकरण के लिए एक ग्राफ पेपर को कम से कम 2 बिंदु अंकित होना चाहिए और उन्हें सरल रेखा में इजी खींचा जा सकता है। जैसे हम मान लेते हैं, अगर किसी भी आरेख में अगर 2 बिंदु नहीं है तो हम अरे क्या बोलते हैं ना, एक सरल रेखा नहीं खींच सकते। ये नॉर्मल बात है कि अगर कोई भी रेखा खींचने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट है तब भी हम रेखा को खींच सकते हैं, अन्यथा नहीं खींच सकते। अगर सिर्फ एक पॉइंट दिया जाए, बोला जाए कि हाँ रेखा खींचो, तो किधर खींचिएगा भाई। दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं यदि किसी बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु के नियामक उस समीकरण का युग्म का एक हल होगा। अब मान लेते कहीं ना कहीं वो जाकर क्या करे, अगर वो काटता है तो क्या होगा, तो समीकरण का एक हल हो जाएगा। x का मान उस बिंदु के x नियामक के बराबर होगा और y का मान उस बिंदु को y के नियामक के बराबर होगा, यानी x एक्सिस के और y एक्सिस के इक्वल होगा। अब आगे टॉपिक हमारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजमनन विधि। सबसे बेटर होता है ना, इसमें देखिए कोई भी विधि ना खराब नहीं होता है। आपका जिस विधि पे आपका ज्यादा कमांड है वही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ज्यादा चलता है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, एक्स को हटा दो, एक को खत्म करो और दूसरा को निकाल दो, ज्यादा चलता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से भी और ब्रजगुणन विधि से भी। प्रतिस्थापन विधि में आप लोग को मालूम होगा क्या क्या होता है। एक में है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। दूसरे एक, एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा हमारा है विलोपन विधि। विलोपन विधि और तीसरा है
ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण होता है, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पे इस तरह हम लोग बनाते हैं। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में जैसे दो इक्वेशन दिया रहता है तो एक को हम इक्वल करके एक्स या वाई को हम क्या करते हैं, लुप्त कर देते हैं, वाई निकल जाता है, फिर वाई का वैल्यू उसमें रखकर हम लोग इजिली बना सकते हैं। तो ज्यादा करके मैं प्रीफर इसको करता हूँ विलोपन विधि से, लेकिन सारे विधि भी अच्छा होता है। और दूसरा ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देखता हूँ, है ना। आखिर बस बेसिक चीजों में ही लंबा वीडियो बन गया है, तो ये शुरुआती है, धीरे धीरे मैं सुधार करूंगा। तो अभी इसको इरेज कर देता हूँ और सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा हम बेसिक जानेंगे। है रैखिक समीकरण युग्म जो दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी आप लोग देखे होइएगा पहले, यहाँ पे हम इरेज कर दिए हैं, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए वन मान लो, बी वन मान लो, सी वन मान लो। और दूसरा है ए टू, सॉरी, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो इसका क्या है, हम इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला की तरह याद करेंगे। संगत होगा कब, असंगत कब होगा, थोड़ा सा हम देखेंगे। तो संगत होगा अर्थात इसका हल होगा, और हल अद्वितीय होगा, यानी कब होगा, तो ए वन बट्टा या बाई बोलिए या अपन बोलिए या ओवर बोलिए, सारा क्या है, एक ही है, इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। देखिए, इसको ए वन बट्टा ए टू बोल सकते हैं, ए वन बाई ए टू बोल सकते हैं, ए वन अपॉन ए टू बोल सकते हैं, ए वन ओवर ए टू बोल सकते हैं, इस सारे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि किस तरह बोले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बताने नहीं आता, क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन ही पता नहीं होता, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आता है कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे मैं बोलूं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी तेज है, तो क्या होगा, तेज है तो सही है, लेकिन जो कमजोर है उसका भी जानने का अधिकार है ना भाई। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वहां तक मेरा वीडियो पहुंचे। जो बच्चे सोच रहे होंगे क्लास में जाके फीलिंग करते हुए, जो बहुत सारा बच्चा है, मैं पूछूंगा तो सर से, सर क्या बोलेंगे, है ना। जो साई वाले बच्चे होते हैं, है ना, डरते हैं, शर्माते हैं कि हाँ पूछेंगे तो लड़कियां हंस देगी, लड़के हंस देंगे, कमजोर हो। कोई बात नहीं, मैं सबको सिखाऊंगा, यानी जीरो से, बिल्कुल जीरो से। बट बस एक ही है कि मेरे वीडियो के साथ आप लोग को बना रहना पड़ेगा और वीडियो मेरा स्किप नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप चैनल पे हैं नए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं। तो देखिए, जैसे ए वन इज इक्वल टू ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू होगा, तो इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा और ये एक संगत होगा, एक एक अद्वितीय हल होगा। अब दूसरा में क्या होगा, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। और दूसरा ये याद रखिएगा, ये भी संगत होगा, ये भी संगत होगा, और इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। ए वन ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू
B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको याद रखिएगा, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आ ही जाता है ये सभी में से। तो याद रखिएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इस तरह का अगर रहेगा तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ए और यह असंगत होगा, कोई हल, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और ये असंगत होगा, ये संगत होगा, ये संगत होगा, ये भी संगत होगा, और ये असंगत होगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में। देखिए A1 A2 और B1 B2 कहाँ है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो उसमें क्या है, एक को A1 है मान लेना है, और दूसरे को A2, फिर B1 B2 C1 C2, इस तरह का इक्वेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तभी आपसे पूछेगा कि इसका ये संगत है, एक हल है कि बहुत सारा हल है, कि इसका कोई हल नहीं है, कितने हल है इसका बताइए। तो आप लोग देख के भी इस तरह से बता सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पता चल जाएगा कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसके बराबर है बट इसके बराबर नहीं है। तो क्या होगा, आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ, बेसिक चीजें बस इस चैप्टर में इतना ही है। जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 के अनगिनत हल होंगे। क्वेश्चन पहले लिखेंगे तब भी आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी पेन और पेंसिल, सॉरी, पेन और नोटबुक उठा के थोड़ा सा लिखे। जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं ना, तब तक वही वाला कहानी हो गया है ना, कि बस सिर्फ वीडियो देखना, वीडियो देखना। देखिए वीडियो देखने से ना, देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसा चैनल है ना, यूट्यूब पे किसी भी चीज का आप वीडियो खोज लिए मिल ही जाएगा। इतने सारे टीचर्स है ना, कि आप लोग किसी का भी वीडियो उठाइएगा तो वीडियो आपको मिल ही जाएगा। कुछ भी आप बोलिए तब भी वीडियो आ ही जाएगा, क्योंकि इतने सारे क्रिएटर हैं, और जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो सारे लोग हैं। तो देखिए किसी का भी वीडियो देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखिए, इसका वीडियो देखिए, उसका वीडियो देखिए। वीडियो देखना सबसे बड़ा चीज नहीं होता है, वीडियो के साथ अगर हम वीडियो देख रहे हैं उसके साथ में मेरा प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लेते हैं बस हम सिर्फ देखते गए बस स्किप करते गए, बस इसका अच्छा नहीं है, इसको स्क्रॉल कर दिए, इसका अच्छा नहीं है, इसको स्क्रॉल कर दिए, कभी आप नहीं सीख पाएंगे। कोशिश कीजिए कि किसी का भी अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि उसका आप नोट्स बनाएं। ताकि नोट्स बनाइएगा ना, तो दो काम होगा, एक तो आप वहां पे पढ़ रहे हैं, और दूसरा आप लिख रहे हैं, और तीसरा इन फ्यूचर आपको जब भी दिक्कत हो तो वीडियो निकालने का जरूरत नहीं होगा कि हाँ वो उनका वीडियो कहाँ पे था, वो मैं मिस कर गया, है ना। इस तरह नहीं होगा कि आपके नोट्स भी बन जाएगा, और वहां से आप इजी निकाल के देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, टाइम का बचत होगा। नहीं तो फिर आज मेरा वीडियो देखिए, कल दूसरे का वीडियो देखिए, परसों तीसरे का वीडियो देखिए, इसी तरह आपको कंफ्यूजन पैदा होगा, ये अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा पढ़ाता है, ये नहीं अच्छा पढ़ाता है, बहुत सारी बातें मन में चलती रहती है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 6, और दूसरा है 2x 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि के किस मान के लिए, ये क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये BSCB 2020 का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। 2020 में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था। के किस मान के लिए समीकरण, के किस मान के लिए समीकरण, समीकरण निकाय फॉरेक्स, समीकरण निकाय, यहाँ पे निकाय लिख दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैं कुछ यहाँ पे इक्वेशन लिख ही दिया हूँ। के कह रहा है कि क्या, ये समीकरण के अनगिनत हल होंगे, के अनगिनत हल होंगे, क्या होंगे, के अनगिनत, अनगिनत हल होंगे। देखिए, करा के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत कब होगा, तो आपको ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूँ कि अद्वितीय होने के लिए शर्त, अनगिनत होने के लिए शर्त, और कोई भी हल नहीं होने के लिए शर्त क्या था। तो अगर जब तक आप लोग को अगर यह चीज याद नहीं रहेगा कि किस कंडीशन में अनगिनत होगा, किस कंडीशन में अद्वितीय होगा और किस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, तब तक हमको इसको इक्वेशन को देखकर हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं। तो हम बताए थे, आप लोग को याद होगा, A1 इज इक्वल टू B1, सॉरी A1 बाई B1 इज इक्वल टू, सॉरी A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अगर इस तरह है तो क्या होगा, इसके अनगिनत हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। देखिए, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, अगर इस तरह के होगा तब भी क्या होगा, अनंत हल होंगे या अनगिनत होंगे, दोनों बात एक ही है। अनगिनत मीन्स होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनंत मीन्स होता है जिसको हम काउंट नहीं, डायरेक्ट इन्फिनिटी तक जाता है। तो देखिए, हमको A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 के बराबर में करना है। तो देखिए, यहाँ पे सीधा है, ज्यादा हम इसमें टाइम नहीं लैप्स करेंगे क्योंकि ऐसा हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और देख के बताने वाला एक क्वेश्चन है। देखिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2, हमको चर से कोई मतलब नहीं है। ये जो चर है XY, उससे हमको कोई मतलब है, बस सिर्फ इसका देखना है कोफिशिएंट कितना है। तो देखिए, यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे 4 है। जब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 4/2 लिखेंगे तो कितना बार कटेगा, 2। और यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, k को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि इसको जब डिवाइड किए तो क्या आ गया, 2 आ गया, और इसके डिवाइड किए तो k/4 आ गया। ये बराबर होगा किसके, यहाँ भी इसको भी डिवाइड किए तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी k/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। यानी k/4 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हमारा k का मान कितना निकलेगा, k बराबर 8 हो जाएगा। k बराबर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। हम इक्वेशन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे देखते कि अगर यहाँ 4 है, डिवाइड हो रहा है 2 से तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 8 रखेंगे, तब भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी 2 के बराबर होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x जो k का वैल्यू हो जाएगा किस पे होगा, तो वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा k के किस मान के लिए, यानी 8 के लिए होगा। थोड़ा सा हम देखेंगे, इसमें माइनस प्लस का खेला है ना। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर माइनस होगा कि प्लस होगा, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप लोग को देख लीजिए। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन पूरा क्लियर होना चाहिए। हमारा क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, B2 कितना है, -4, याद रखना है, इज इक्वल टू C1/C2, 6/3, यही है, यही होना चाहिए। तो ये हमारा 2 हो जाएगा,
ये भी 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी k इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ पे k इक्वल टू निकलेगा -8। आप लोग याद रखिएगा, +8 पे आंसर टिक नहीं मारना है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।